बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 में आज हम पीएच स्केल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच का मतलब क्या होता है। अगर आपको याद हो तो आपने वैसे ये 8वीं क्लास में भी इस बारे में कुछ पढ़ा था, हल्का फुल्का टच दिया हुआ था। तो यहाँ पे ज़रा एलेबोरेशन में चूंकि बात है तो हम डिस्कस करेंगे पी के हवाले से पहले कि पी स्टैंड फॉर पोटेंस। इसका मतलब पावर के भी होते हैं। और एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन। सो इसका मतलब अगर हम पीएच को डिफाइन करें तो ये बनेगा हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। यहां पे ये बात भी मेंशन करता चलूं कि अगर आप कैपिटल पी लिखोगे एच स्मॉल लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। ये आप लोग इंशाल्लाह अगले चैप्टर में तीसरे में डिस्कस करेंगे हम इसको, लेकिन अभी हम जस्ट मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं कि आप इस तरह नहीं लिख सकते। आप कैपिटल पी लिखो और बराबर पे एच लिखो तो भी गलत होता है। हमेशा लिखने का तरीका ये होता है कि आप लोअर साइड पे करके कैपिटल पी और आप सेम लाइन में कैपिटल हाइड्रोजन लिखते हो, तो ये एक बेस्ट मेथड है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका कार अडॉप्ट करोगे तो वो बेटा गलत तस्वर किया जाएगा। तो उसके बाद अभी तक हमने डिफाइन किया पीएच को। हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। स्केल आपको पता है एक पैमाने को कहा जाता है, स्टैंडर्ड है हमारे पास जिससे हम एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करते हैं। तो वो क्या बन जाता है? पीएच स्केल बन जाता है। हम जरा जस्टिफाई करेंगे। आज अब मैं पीएच स्केल की डेफिनेशन लिख रहा हूं। A standard used to express the acidic or basic nature of a solution is called pH scale। एसिडिक या बेसिक नेचर को जस्टिफाई करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक नेचर को जस्टिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूज होता है। उस स्टैंडर्ड को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। अब हम इसकी डेरिवेशन में फर्दर जाते हैं। तो डेरिवेशन के हवाले से बेटा आपको अगर याद हो, आपने 9th क्लास के 7वें चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट वाले में पढ़ा था कि वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कहते किसे हैं, फर्दर हम जाएंगे वीक पे। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जो पानी के अंदर आयोनाइज होने की सलाहियत रखता हो। तो पानी के अंदर आयोनाइज होने वाला मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो मुकम्मल आयोनाइज हो जाए तो उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और अगर वो पार्शली आयोनाइज होता है तो हम उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इसका मतलब पानी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी के अंदर ही पार्शली तौर पे आयोनाइज हो जाता है। इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। यहाँ पे ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पानी के मॉलिक्यूल्स बाज़ाते खुद पानी के अंदर ही आयोनाइज होते हैं, तो इसलिए हम इसे पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन
या इसे हम ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं कि अपने जैसे ही कंपाउंड में वो आयोनाइज हो रहा है। तो अगर हम इसकी आयोनाइजेशन यहाँ पे देखें तो मैथमेटिकली तौर पे जब इक्वेशनल एक्सप्रेशन हम करेंगे तो हम लिखेंगे कि वाटर के अंदर आयोनाइज होके ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर आप केसी एक्सप्रेशन देखें बेटा तो केसी एक्सप्रेशन बनेगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O की कंसंट्रेशन। केसी यहाँ पे बेटा क्या है, एक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे कहा जाता है। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन क्या करते हैं कि जिस वक्त हमारे पास वाटर की आयोनाइज होने की स्पीड और आयंस का दोबारा वाटर में तब्दील होने की जो स्पीड होती है ये बराबर हो जाती है, यानी कि फॉरवर्ड सिमत में जब रिएक्शन चल रहा था वो वाला और वापस मुड़ने वाले रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाती है, उस स्टेज को एक्विलिब्रियम स्टेज कहा जाता है। तो एक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन की अगर रेशो निकाली जाए तो उसे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये बात बड़ी काबिल गौर है कि हमारे पास वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वाटर क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इसका मतलब ये है कि वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो Kc मल्टीप्लाइड बाय वाटर की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। ओके, अब आपके सामने ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है, वाटर की कंसंट्रेशन चूंकि बहुत कम आयोनाइज हुआ है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब हम ये फर्ज करते हैं, ख्याल करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये तकरीबन बहुत कम आयोनाइज हुआ, बहुत कम आयोनाइज हुआ। इसका मतलब ये है कि इसकी आयोनाइज्ड अमाउंट जो थी वो बहुत कम होने की वजह से वो नेग्लिजिबल थी। नेग्लिजिबल का लफ्ज़ निगलेक्ट और एबल से लिया गया है। निगलेक्ट मीन ख़त्म करने, एबल मीन काबिल, ख़त्म करने के काबिल थी। इसका मतलब ये एज सच जितनी अमाउंट हमने ली थी वो कांस्टेंट अमाउंट हमने रखते हुए हमने इस साइड को दो कांस्टेंट्स का हासिल ज़रब हमने एक नए कांस्टेंट से उसे रिप्लेस किया जिसको हमने KW कहा, और KW यहाँ पे क्या है, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट, वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नाम दे दिया। बराबर होगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। चूंकि बेटा हमने लफ्ज़ कांस्टेंट बोला है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एक मखसूस वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी थी, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 10 की ताकत 14 मालिक्यूल्स हों, कितने मालिक्यूल्स हों, 10 की ताकत 14 मालिक्यूल्स हो पानी के, तो उनमें से एक, इसको आप यूं भी लिख सकते हो कि 0.0000, आप 13 सिफरें लगाएं फिर 1 लगाएं, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 13 और 1 14। कहने का मकसद यह है बेटा कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास अकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब और 100 खरब, 100 खरब मालिक्यूल हो पानी का, तो उसमें से सिर्फ एक मालिक्यूल आयोनाइज हुआ है। तो ये साबित करता है कि बहुत कम आयोनाइजेशन हुई है। इसलिए कम आयोनाइजेशन है तो इसका मतलब कि वाटर एज सच जितनी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली थी उतनी है। आपको मैं सादा लफ्ज़ों में बेटा एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदे के पास 100 खरब रुपया हो और उसमें से 1 रुपया उसका गुम हो गया है तो कोई फ़र्क पड़ने लगा उसका, वो तो फिर भी अमीर ही है। सो उसी तरह 100 खरब मालिक्यूल में से अगर 1 आयोनाइज हो भी गया है
तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। और इसको हमने वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्यों कहा, क्योंकि ये इक्वल किसके था, वाटर के बनने वाले आयंस के बराबर था, इसलिए हमने वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नाम दिया। फर्दर हम अगर इसी चीज को आगे लेके चलें तो हम कुछ यूं कहेंगे कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर आ गई 1.0 ज़रब 10 की ताकत -14 के। अब देखें दोनों की एक्टिव कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब इसके बराबर है। आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो कि 10⁻⁻14 एक बार 10⁻⁻14, दोनों की एक्टिव कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब 10⁻⁻14 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन देखें तो एक हाइड्रोजन बनता है और एक हाइड्रोक्सिलाइन बनता है। सो इसका मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए उनमें से आधी कंसंट्रेशन जो है वो H पॉजिटिव की बनेगी और आधी जो है वो OH नेगेटिव की बनेगी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होगी 10⁻⁻7 के, और इसी तरह OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी बराबर किसके होगी 10⁻⁻7 के। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आप 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 को भी मल्टीप्लाई करो तो आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेस एक जैसी है दोनों की, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं -7 और -7 क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा एक ही बार बेस लिख के। तो ये अगर आप इस स्टेप में आए हैं तो इससे अगर बैक स्टेप पे जाएं तो वही वैल्यूज हमें हासिल हो रही हैं, जिससे साबित होता है कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू बहुत छोटी थी इसलिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल थी, मैयर करना मुश्किल थी, तो फिर साइंटिस्ट हजरात ने अपनी आसानी के लिए इसे कुछ बड़ी वैल्यू में तब्दील करने के लिए नेगेटिव लॉग ले लिया। सो अगर आप दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग लो बाय टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड पे आप नेगेटिव लॉग लेते हैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7। इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 के आ जाएगा। अब आपने चूंकि डेफिनेशन में पढ़ा था नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम pH से एब्रीविएट करते हैं, लिहाजा हम इस साइड पे लिख सकते हैं कि ये pH बराबर हो गया। अब आपको पता है कि लॉगरिथम के कवानीन में आपने पढ़ा था कि पावर जो होती है वो लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाती है, लिहाजा हमने ये एक नेगेटिव लगाया जो पहले से मौजूद था, उसके बाद -7 पावर वाला स्टार्ट में आ गया, उसके बाद लॉग ऑफ 10 आ जाएगा। तो आप इसको हल करें तो pH बराबर हो जाएगा, जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, नफी नफी जमा हो जाएगा, 7 एक बार 7 हो जाएगा, log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। सो pH बराबर किसके हो जाएगा +7 के हो जाएगा। इसी तरह आप इस पैरामीटर को भी हल करें तो अगर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH, तो अगर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा POH बन जाएगा। तो आप इसको यूं लिख सकते हो कि POH विल बी इक्वल टू, उसी तरह नेगेटिव बेटा स्टार्ट में आ गया, जो नेगेटिव लॉग वाली वैल्यू थी 10⁻⁻7 जो है वो -7 लॉग के स्टार्ट में आ जाएगा हल करते वक्त। तो हम लिखेंगे -7 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 10, तो POH विल बी इक्वल टू नफी नफी जमा हो जाएगा, 7 log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। सो POH क्या हो जाएगा, +7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +7। और आप जानते हैं, आप पहले से पढ़ चुके हो कि न्यूट्रल वाटर जो होता है उसकी pH न्यूट्रल की जो है वो 7 होती है, तो pH भी 7 है और POH भी 7 है। इस तरह अगर आप दोनों का सम करें तो pH प्लस POH बराबर 14 होनी चाहिए, ठीक है। तो pH प्लस POH बराबर 7 + 7 14।
अगर आप कोई एक फैक्टर इनमें से माइनस कर देते हो, लेट्स सपोज पीओएच कर देते हो, तो 7 - 7 0। इसका मतलब हमारे पास पीएच वैल्यू की रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक हो सकती है। इसके लिए अब आप कुछ कंक्लूजन निकले हुए हैं कि जितनी पीएच कम होगी उतना एसिडिक होगा। एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए कि पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए, और न्यूट्रल के लिए पीएच क्या होती है, इक्वल टू 7 होती है, और बेसिक के लिए क्या होता है, पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। तो याद रखिएगा पीएच और पीओएच के दरमियान इनवर्स ताल्लुक होता है। जब पीएच 7 से कम थी तो उसी वक्त पीओएच क्या थी, 7 से ज्यादा होगी। सो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7। अब यहाँ पे पीएच अगर 7 है तो 14 पूरे करने के लिए पीओएच भी कितनी होगी, 7 ही होगी। सो पीओएच विल बी इक्वल टू 7। और अगर यहाँ पे पीएच ग्रेटर देन 7 है तो पीओएच क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। उसके बाद ये बात भी जहन में रखिएगा बेटा कि हमारे पास पीएच के अगर कंपैरिजन करें एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से तो दो सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए की पीएच फर्ज करें कि हमारे पास है 2 और सॉल्यूशन बी की पीएच है हमारे पास 4। दोनों क्या 7 से कम है, जी कम है, लिहाजा दोनों एसिडिक हुए। लेकिन इनमें से एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा और एक कदरे वीक एसिडिक होगा। तो याद रखिएगा सॉल्यूशन ए इज मोर एसिडिक देन सॉल्यूशन बी। और कितने टाइम्स, 100 टाइम्स होगा। याद रखिएगा जितने दर्जे का उनकी पीएच में फर्क होता है, कितने दर्जे का है, 4 - 2 2। जितने दर्जे का फर्क होता है उतनी एक के साथ सिफरें लगाई जाती है। 2 दर्जों का था तो 100 लगाया। इसका मतलब सॉल्यूशन ए 100 गुना ज्यादा एसिडिक है, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन बी 100 गुना कम एसिडिक है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे 100 क्यों लिखा गया या 10 गुना, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन लॉग का फंक्शन है। पीएच हमारे पास किस चीज़ का फंक्शन है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब कॉमन लॉग की बेस क्या है, 10, और किसी भी लॉग की जो बेस होती है उसकी पावर जो होती है वो हल कर लॉगरिथम लिया जाए तो 1 होता है। सो एक दर्जे का मतलब 10 होता है, 2 दर्जे का मतलब 100 होता है, 3 दर्जे का फर्क होगा तो 1000 हो जाएगा। इस तरह हमने इस चीज़ को सॉल्व किया। लास्ट पे अगर हम देखें तो पीएच का फ़ायदा क्या था, तो याद रखिएगा इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। हम कुछ चंद एक इधर मेंशन किए हुए हैं कि पीएच जो है वो एसिडिक या बेसिक नेचर सॉल्यूशन की डिटरमिन करने में मदद देता है। इसके अलावा मेडिसिन जो कल्चरल मीडियम पे तैयार की जाती हैं तो वो बैक्टीरिया वगैरह ख़ास पीएच पे काम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो आपने बायोलॉजी के अंदर जैसा कि पढ़ा था कि हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं। अगर उससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी तो हमारे एंजाइम्स काम करना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब देखो इतनी सेंसिटिविटी है। अब एक लेट सपोज के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो है वो मैं फर्जी तौर पे बात कर रहा हूँ कि pH 4 पे काम कर सकता था। आपने सोल्यूशन अगर उसका डिटरमिन ही नहीं की pH, और आप उसको जब प्रोवाइड कर रहे थे एसिडिक में, आपने उसे प्रोवाइड कर दी 2 1 प्रोवाइड कर दी है तो वो भी एसिडिक, लेकिन उस पीएच पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे डेड हो जाएगा, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुतलका काम नहीं कर सकेगा। इसलिए एग्जैक्ट पीएच वाले हमें सोल्यूशन चाहिए होते हैं, वहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, तो जितने भी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं वो सारे सारे पीएच के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि जैसा कि हमारे पास ये ब्लड है उसकी पीएच 7.35 से लेकर 7.45 हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी तो डेथ हो जाती है। क्लियर हो गया? इसलिए इतनी मेंटेनेंस पीएच के अंदर रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पीएच को स्टडी करें। तो ये इस टॉपिक की भी अहमियत थी। अब आप लोगों ने बेटा एक क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पे आपको दे रहा हूँ जो आपने आज शाम तक मुझे सेंड करना है।
टेबल आपके बुक में दिया हुआ है 10/1, उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और आपने वो टेबल जो है मुझे एज सच पेज पे लिख के सेंड करना है ताकि पता चले कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। और उस टेबल में से जो चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।